वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नर्व इंजरीज़ और नर्व इंजरीज़ इन स्पोर्ट्स। नर्व इंजरीज़ में हम अपर लिम्ब की डिफरेंट जो पेरिफेरल नर्व्स की इंजरीज़ होती हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और लोअर लिम्ब की पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ सारी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जनरल एनाटमी डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम की, के पेरिफेरल नर्व्स होती कौन सी हैं, कौन कौन से ब्रांचेज़ हैं, या फर्दर नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेंट्रल में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो कि हमारी बॉडी में के सेंटर में बिल्कुल लाई करते हैं दोनों। और ब्रेन को फिर फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फिर इनके मेन पार्ट्स आ जाते हैं फोर ब्रेन में। टीलेनसेफ्लॉन है, टीलेनसेफ्लॉन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस है और एमाइग्डालिया है। फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। फिर हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के हमारे पास एक ही पार्ट है जिसे कहते हैं मेसेनसेफ्लॉन और उसमें टेक्टम और टेगमेंटम आ जाते हैं। लास्ट पे हमारे पास है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी दो पार्ट हैं, मेटेनसेफ्लॉन है और माइलेनसेफ्लॉन है। मेटेनसेफ्लॉन में हमारे पास स्पॉन्स और सेरिबेलम है। माइलेनसेफ्लॉन में सिर्फ और सिर्फ मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पैरेलल हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक। ऑटोनोमिक जो कि हमारी इनवोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और सोमेटिक जो कि हमारी वोलेंट्री मूवमेंट्स को, वोलेंट्री जितनी भी वर्किंग है बॉडी की उसको कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये हमारे पास हो गया नर्व, स्पाइनल कार्ड। एनाटमी ऑफ नर्व अगर हम देखें, स्पाइनल कार्ड से एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स मिलकर स्पाइनल नर्व बनाती हैं जो कि मिक्स्ड होती हैं, मतलब इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। फर्दर अगर हम इसकी कवरिंग की बात करें तो सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है इसकी वो पेरीन्यूरियम है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं पेरीन्यूरियम के अंदर ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। पेरीन्यूरियम का अगर हम क्रॉस सेक्शनल देखें तो पेरीन्यूरियम के अंदर हमें ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, मतलब आर्टरीज और वेन्स हैं, और उसके अंदर फेसिकल्स बने हुए हैं। फेसिकल के अंदर हमें नर्व फाइबर्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब अगर हम फेसिकल्स की बात करें तो वो हमारे पास होगा एपिन्यूरियम, और जो नर्व फाइबर को सराउंड कर रही होती है मेम्ब्रेन वो है एंडोन्यूरियम। ये वही अगेन हमारे पास मेम्ब्रेन्स होगी नर्व की, आउटर मेम्ब्रेन एपिन्यूरियम। फिर हमारे पास फेसिकल्स आ जाते हैं, इंटरफेसिकुलर एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम के अंदर हमें श्वान सेल नज़र आ रहे हैं और श्वान सेल में फिर एक्सॉन है। थ्री कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती हैं हमारे पास, जो कि हमने पहले देखी भी हैं अभी एनाटमी में। इनर मोस्ट लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है जिसे एंडोन्यूरियम कहते हैं। और इसके फर्दर अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें लॉन्गिट्यूडनली अलाइंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स होने की वजह से इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रो टेंसाइल फोर्सेस में, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो टेंसाइल फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं। सेकेंड ईयर हमने देखी थी पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम में हमारे पास एंडोन्यूरियल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक्सॉन है और श्वान सेल्स है। ये सब मिलकर पेरीन्यूरियम बनाते हैं। ये सेकंड लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, मोस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये प्राइमरी बैरियर टू एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क करती है। थर्ड लेयर है इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर एपिन्यूरियम, इसको मोस्ट रेजिस्टेंट लेयर भी कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की है, ये भी टेंसाइल फोर्सेस को ये रेजिस्ट करती है। इट सराउंड्स, प्रोटेक्ट एंड कुशन से नर्व वेसिकल्स। अगेन वही नर्व की एनाटमी हो गई। सेल बॉडी से ये हमारे पास एक्सॉन आ रहे हैं। एक्सॉन के अगर हम देखें तो श्वान सेल्स इसके श्वान सेल्स हैं। माइलिनेशन हमें नज़र आ रही है। डिपोलराइजेशन रीजन है जिसे नोड ऑफ रेनवियर भी कहते हैं। माइलिन शीथ और एक्सॉन, माइलिन शीथ पे नेगेटिव चार्जेस होती हैं और एक्सॉन पे पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन पॉसिबल होती है। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्व इंजरीज, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू विथस्टैंड एंड अडेप्ट टू द मैकेनिकल स्ट्रेसेस प्लेस्ड ऑन इट, इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट इंजरी। जैसे कि पीछे हमने देखा भी है, उसके कंपोजिशन में जो एंडोन्यूरियम थी वो टेंसाइल फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कर रही थी, और जो पेरीन्यूरियम थी वो भी हमारे पास प्राइमरी बैरियर के तौर पर वर्क कर रही थी। तो उनमें कुछ एबिलिटी होती है कि वो फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकें, कॉप अप कर सकें।
और वो एडेप्टेशंस भी उनमें हो जाती हैं, कोई भी कांस्टेंट अगर हम स्टिमुलाई दें तो। पेरिफेरल नर्व इंजरीज अगर तो उनकी एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो ये सब कुछ जो है कोप अप कर सकती है, अगर उनकी लिमिट से ज़्यादा हो गया तो इंजरी भी हो सकती है नर्व्स की। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्व इंजरीज। इंजरीज टू द टिश्यूज इज कास्ड बाय एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस वया एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब जो पहला मैकेनिज्म है वो हाई मैग्नीट्यूड स्ट्रेस है, सेकंड मैकेनिज्म लो मैग्नीट्यूड स्ट्रेस है, और थर्ड मैकेनिज्म है मॉडरेट स्ट्रेस। अच्छा, हाई मैग्नीट्यूड स्ट्रेस अप्लाइड टू द टिश्यूज फॉर द ब्रीफ ड्यूरेशन। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जैसे कि स्पाइनल कार्ड इंजरी की एग्जाम्पल है। द टिपिकल आउटकम फ्रॉम दिस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, लो मैग्नीट्यूड स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड बहुत कम है लेकिन इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेपिटेटिवली होगा। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास CTS आ जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि मोस्टली रिस्ट जॉइंट में होती है। थर्ड है मॉडरेट स्ट्रेस। मॉडरेट स्ट्रेस में होता है कि मैग्नीट्यूड भी मॉडरेट लेवल का होता है और ड्यूरेशन भी ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। इसके एग्जांपल में क्यूबिटल टनल सिंड्रोम आ जाती है। क्यूबिटल टनल एल्बो रीजन में होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द जुवेनाइल थ्रॉयर वेयर बाय रेपिटेटिव हाई लोड फोर्सेस आर exerted through the elbow and consequently ulnar nerve is an example। CTS में हमारे पास मीडियन नर्व की इंजरी होती है, क्यूबिटल टनल में हमारे पास अल्नर नर्व की इंजरी हो रही है। फिर हमारे पास पेरिफेरल नर्व इंजरीज में स्ट्रेस लेवल्स लोअर देन द मेंटेनेंस रेंज डिक्रीज आर टिश्यू टॉलरेंस टू द फिजिकल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग immobilization of a limb, muscle atrophy is typical byproduct of being in cast for a prolonged period of time। The extent of an injury to a nerve is dependent on the mechanism of injury। Traumatic injuries जैसे कि गन शॉट वुंड्स हैं, हाई मैग्नीट्यूड स्ट्रेस में आ जाती हैं, गन शॉट वुंड्स विल सिग्निफिकेंटली डैमेज नर्व इंटेग्रिटी, वाइल द लो मैग्नीट्यूड स्ट्रेस जैसे कि पीछे हमने देखा भी था जिसमें CTS था, उसमें प्रोलॉन्ग इंटरमीडिएट कॉम्प्रेशन ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल हैव अ लेस इम्पैक्ट ऑन द नर्व्स। फिर आ जाती है हमारे पास नर्व इंजरी की क्लासिफिकेशन। सेडेन्स क्लासिफिकेशन है 1943 में। सेडेन डिस्क्राइब 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द पेरिफेरल नर्व इंजरीज। अब वो 3 बेसिक टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट न्यूरोपेरेक्सिया, सेकंड एक्सोंटोमिसिस, थर्ड है न्यूरोन्टोमिसिस। न्यूरोपेरेक्सिया क्या है? अ ट्रांसिएंट फिजियोलॉजिकल ब्लॉक, ट्रांसिएंट फिजियोलॉजिकल ब्लॉक है ये। वेद इस्कीमिया, रीज़न क्या होती है इस ब्लॉक की? कोई इस्कीमिया हो सकता है ड्यू टू प्रेशर या स्ट्रेच विद नो विलेरियन डिजनरेशन, मतलब सिंपल कॉम्प्रेशन जो है वो न्यूरोपेरेक्सिया है। एक्सोंटोमिसिस, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द नर्व इज प्रिजर्व्ड बट एक्सॉन्स आर सो बैडली डैमेज्ड दैट विलेरियन डिजनरेशन अकर्स। नाम से पता चल रहा है एक्सोंटोमिसिस में एक्सॉन डैमेज होती है लेकिन बाकी जो नर्व का स्ट्रक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर, वो ठीक रहता है और इसमें विलेरियन डिजनरेशन होती है। थर्ड है हमारे पास न्यूरोन्टोमिसिस। अब इसमें नर्व का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो भी डैमेज होगा और इसमें भी हमें विलेरियन डिजनरेशन मिलेगी और ये सीवियर फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन है। ये तीनों को कंपेयर किया हुआ है, न्यूरोपेरेक्सिया, एक्सोंटोमिसिस और न्यूरोन्टोमिसिस। न्यूरोपेरेक्सिया फर्स्ट डिग्री है, एक्सोंटोमिसिस सेकंड डिग्री है और न्यूरोन्टोमिसिस थर्ड डिग्री है। अगर हम न्यूरोपेरेक्सिया में देखें तो इसमें माइलिन इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी, और बाकी एक्सॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एंडोन्यूरियम की भी नहीं होती, पेरिन्यूरियम की भी नहीं होती, एपिन्यूरियम की भी नहीं होती, मतलब कोई भी नर्व क्लियर इसमें नर्व कवरिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। माइलिन में भी इन्वॉल्व हो, में भी इन्वॉल्व ना हो। सेकेंड एक्सोंटोमिसिस, इसमें माइलिन इन्वॉल्व है, मतलब डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, एक्सॉन भी होगी, तीनों लेयर्स जो हैं वो मे भी ना हो। न्यूरोन्टोमिसिस में क्या है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, माइलिन भी, एक्सॉन भी और तीनों कवरिंग्स भी। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है नर्व इंजरी की, संडरलैंड्स क्लासिफिकेशन। संडरलैंड्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 लेवल्स हैं नर्व इंजरी के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जो न्यूरोपेरेक्सिया है वो हमारे पास टाइप 1 है संडरलैंड्स का। इसमें आइनिक ब्लॉक होता है, पॉसिबल सेगमेंटल डीमाइलिनेशन, और रिकवरी की अगर हम बात करें तो फुल रिकवरी हमें मिल जाती है। सेकंड और थर्ड जो संडरलैंड्स की टाइप्स हैं वो आ जाती हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो एक्सोंटोमिसिस में आ जाती हैं। अब सेकंड में क्या होता है, एक्सॉन्स इसमें सवियर्ड होगा, एंडोन्यूरियल ट्यूब इंटैक्ट, रिकवरी फुल होगी।
थर्ड टाइप जो है संडरलैंड्स में, उसमें एंडोन्यूरियल ट्यूब टर्न आउट हो जाती है। इसमें रिकवरी स्लो होगी और मे बी पॉसिबल इनकम्प्लीट हो। और फोर्थ अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एपिन्यूरियम इंटैक्ट होगी, बाकी दोनों लेयर्स इसमें डैमेज होंगी। और रिकवरी की अगर हम बात करें तो न्यूरोमा इसमें इनकन्टिन्यूटी होगा। न्यूरोमा मतलब वही जो स्वेलिंग सी हो जाती है नर्व सेल्स के अंदर, उसे कहते हैं न्यूरोमा। ये बिनाइन होता है मोस्टली। इसके बाद जो संडरलैंड्स में टाइप 5 और 6 है वो न्यूरॉन टेमिसिस में आ जाती हैं। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी होता है 5 में, रिकवरी इसमें हमें फुल नहीं मिल सकती। इसी तरह जो टाइप 6 है संडरलैंड्स में, वो कम्बिनेशन ऑफ एबव मतलब सारी चीज़ें हमें मिल रही होंगी और पर इसकी रिकवरी अनप्रिडिक्टेबल है। Peripheral nerve injuries, the majority of the nerve injuries in these sports will typically involve neuroparexia and exontemesis। मतलब जो पहले 2 ग्रेड्स थे सेवेरिटी के वो ज़्यादा हो रही होती हैं, और जो लास्ट मोस्ट रेयर था न्यूरोनटेमिसिस वो लेस कॉमन है। तो इन दोनों में क्या है, हमने देखा था कि रिकवरी हमें मिल जाती है मोस्टली। अगर वलेरियन डिजनरेशन न्यूरोन पेरेक्सिया में तो होती ही नहीं है, एक्सॉन्टेमिसिस में अगर वलेरियन डिजनरेशन नहीं है तो हमें रिकवरी मिल जाएगी। और ये वलेरियन डिजनरेशन 14 डेज़ के बाद स्टार्ट होती है। तो उससे पहले पहले अगर अप्रोच कर दिया है और ट्रीट कर लिया है तो मे बी पॉसिबल हमें फुल रिकवरी मिल जाए। असेसमेंट करते हैं नर्व इंजरी की, किस बेस पे करते हैं असेसमेंट। मायोटोम्स डर्माटोम्स का नॉलेज लाजमी होना चाहिए अपर लिम्ब लोअर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो हैं। कंडक्ट अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मायोटोम्स देखेंगे, अपर लिम्ब के C1 सर्वाइकल फ्लेक्शन कराता है, C2 सर्वाइकल एक्सटेंशन, C3 सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्शन, C4 शोल्डर एलिवेशन, C5 शोल्डर एबडक्शन, C6 एल्बो फ्लेक्शन, C7 एल्बो एक्सटेंशन, C8 थंब एक्सटेंशन और T1 क्या है, फिंगर एबडक्शन करा रहा होता है। ये हो गए हमारे पास मायोटोम्स अपर लिम्ब के। अब हम देखेंगे मायोटोम्स लोअर लिम्ब के। L1 कराता है हिप जॉइंट की फ्लेक्शन, L2 हिप जॉइंट की एडक्शन, L3 नी जॉइंट की एक्सटेंशन, L4 एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन कराता है, L5 ग्रेट टो की एक्सटेंशन, बिग टो की एक्सटेंशन और S1 एंकल प्लांटर फ्लेक्शन कराता है। ये हो गए हमारे पास मायोटोम्स। मसल्स की सप्लाई, हमें मसल्स नज़र आ रही है जो मसल्स मेन होते हैं, और ये इस पिक्चर में हम देख सकते हैं डर्माटोम्स हैं फुल बॉडी के। इसमें अगर हम देखें तो ये C2 3 4 C8 तक जो है, T1 तक सॉरी ये अपर लिम्ब में आ रहा होता है, फिर T2 से लेकर T12 तक ये ट्रंक रीजन में है, फिर L1 से लेकर S2 तक लोअर लिम्ब में आता है। ये इंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स में डर्माटोम्स हो गए। अच्छा, सर्वाइकल सेगमेंट में अगर हम देखें कि इंडिकेटर्स, C5 जो है वो इंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पे होता है। ये अब स्किन की सप्लाई हम देख रहे हैं। मायोमीन मसल होता है, वो हमने मसल की सप्लाई देखी थी, और मसल्स हमेशा मूवमेंट करा रहे होते हैं। डर्माटोम्स मतलब स्किन की सप्लाई। तो C5 इंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पे है, C6 जो है वो थंब रीजन पे होता है, C7 मिडिल फिंगर पे होता है, C8 लिटिल फिंगर पे होता है। थोरेसिक सेगमेंट में अगर हम देखें तो T1 जो है मीडियल जो मार्जिन होता है या मीडियल एस्पेक्ट जो है आर्म का वहाँ पे है। T3 थर्ड फोर्थ इंटर स्पेस पे होता है, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। T4 निपल लाइन पे होता है, फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। T6 Z5 प्रोसेस पे है, T10 जो है वो नेवल है, और T12 जो है वो प्यूबिस लेवल है। लंबर सेगमेंट्स अगर हम देखें तो L2 जो है वो मीडियल थाई है, L3 मीडियल नी है, L4 मीडियल एंकल है, और ग्रेट टो भी इसमें साथ आ जाता है। L5 डॉर्सम फुट पे होता है। ये चीज़ याद रखने की। फिर सैक्रल रीजन आ जाता है जो लेटरल फुट पे होता है। S2 जो है वो पोस्टीरो मेडरल मीडियल थाई पे है, और S3 4 5 जो है पेरिनियल एरियाज में चले जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास असेसमेंट में डर्माटोम्स और मायोटोम्स। नेक्स्ट जो हम असेसमेंट करते हैं न्यूरो में, वो है हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिसे नर्व ग्लाइडिंग टेस्ट भी कहते हैं, न्यूरोडायनामिक्स भी कहते हैं। नर्व स्लाइड एंड द स्ट्रेच ड्यूरिंग लिम्ब मूवमेंट टू अलाउ फॉर चेंजेस इन द नर्व बेड लेंथ एंड वाइल
Healthy nerves can tolerate strain and compression. Injured or inflamed nerves become sensitive to the mechanical stimuli and can inflict pain on movement. अगर तो नर्व इंटैक्ट है, नर्व की स्ट्रेचिंग पे कोई भी पेन नहीं होगा। अगर तो अंडरलाइंग कोई भी नर्व इंजर है, उसकी अगर हम स्ट्रेचिंग कराएंगे, उसकी ग्लाइडिंग कराएंगे, तो पेशेंट को पेन होगा उस स्पेसिफिक पोस्चर में, उस स्पेसिफिक मोमेंट पे। Neurodynamic testing were developed to evaluate peripheral nerve sensitivity to movement and to infer underlying pathomechanics. अपर लिम्ब न्यूरोडायनामिक टेस्ट, सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन नर्व का, ये उसकी पोजीशन हो गई। पेशेंट स्पाइन पोजीशन में है, हेड उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूट्रल साइड पे है। एक हाथ से शोल्डर को स्टेबलाइज किया हुआ है, स्कैपुला को स्टेबलाइज किया हुआ है, और दूसरे हाथ से जो है रिस्ट की एक्सटेंशन कराते हुए, एल्बो पे भी एक्सटेंशन है और शोल्डर पे 90 डिग्री फ्लेक्शन एबडक्शन, सॉरी 90 डिग्री एबडक्शन करा के ये फुल स्ट्रेच देना है। फिर ये रेडियल नर्व का हो गया। रेडियल नर्व में सेम वही पोजीशन है जैसे मीडियन में हमने देखी थी, वहाँ पे हमने रिस्ट की एक्सटेंशन करवाई थी, लेकिन रेडियल में क्या है, यहाँ पे रिस्ट की फ्लेक्शन है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो ये अल्नर नर्व की है। अल्नर नर्व में क्या करते हैं, इसमें हम एल्बो को फ्लेक्शन में रखते हैं। मीडियन और रेडियल में क्या था, हमारी एल्बो एक्सटेंशन में थी, और फिर हम क्या करते हैं, रिस्ट पे भी एक्सटेंशन कराते हैं। ये तीन हमारे पास टेस्ट हो गए, मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व के। अब हमारे पास आ जाते हैं लोअर लिम्ब के न्यूरोडायनामिक्स। स्लम्प टेस्ट है, जिसमें शैटिक नर्व को करते हैं हम स्ट्रेच। स्ट्रेट लेग रेज है, इसमें भी शैटिक नर्व है। अच्छा, न्यूरोडायनामिक टेस्ट एज ट्रीटमेंट टूल। द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग द न्यूरोडायनामिक टेस्ट एज ट्रीटमेंट टूल इज़ टू मिनिमाइज स्कारिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व। एक तो हमने स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए, असेसमेंट पर्पज़ के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए हैं। सेकंड, हम ट्रीटमेंट टूल के तौर पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इनका रिज़ल्ट क्या होता है, ये स्कारिंग को मिनिमाइज़ करते हैं और नर्व की स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग जो है वो मिनिमाइज़ करते हैं। मेंटेन एंड रिस्टोर नॉर्मल नर्व एक्सर्शन एंड फंक्शन। ये न्यूरोडायनामिक्स टेस्ट एज ट्रीटमेंट टूल हम देख सकते हैं, ये स्लाइडिंग टेक्निक हो गई, क्योंकि हम ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, मतलब अंडरलाइंग जो मीडियन नर्व है उसकी इंजरी है, तो इसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं दे सकते। इसमें हम देख सकते हैं जो पेशेंट का हेड है वो सेम साइड पे फ्लेक्स हुआ हुआ है। तो हमने एक जो कंपोनेंट है, पहले हमने देखा था या तो हमारी नेक न्यूट्रल पोजीशन में होगी या फिर अवे फ्रॉम टेस्टिंग साइड होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हमने मिनिमम स्ट्रेचिंग करनी है और मिनिमम स्कारिंग करनी है। तो इसमें हमने एक कंपोनेंट जो है वो ख़त्म कर दिया है, नेक को सेम साइड पे हमने फ्लेक्शन करवा दी। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, ये टेंशनिंग टेक्निक है, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग टेक्निक, ठीक है, जिसमें कोई एक कंपोनेंट जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं, मतलब कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इसमें ये रिस्ट की एक्सटेंशन भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हम ये जो अपोजिट साइड पे की थी सर्वाइकल फ्लेक्शन, वो भी ख़त्म कर सकते हैं, सेम साइड पे कर सकते हैं, न्यूट्रल पे कर सकते हैं। कोई एक कंपोनेंट ख़त्म करेंगे तो जो भी हमारी अंडरलाइंग टेस्टिंग नर्व होगी उस पर स्ट्रेचिंग कम होगी, मतलब कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, तो ये ग्लाइडिंग होगी नर्व की। लेकिन इसमें क्या है, हम हर कंपोनेंट जो है वो अटेन करते हैं, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पोजीशन जो होती है नर्व की। इसमें हम देख सकते हैं सर्वाइकल फ्लेक्शन अपोजिट साइड पे है और रिस्ट की भी हमने फुल एक्सटेंशन की हुई है। तो ये टेंशनिंग टेक्निक है, ये हम असेसमेंट पर्पज़ के लिए करते हैं। जो ग्लाइडिंग टेक्निक है वो मोस्टली हम ट्रीटमेंट टूल पे कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट प्लान देखेंगे नर्व इंजरी के। इमीडिएटली पोस्ट इंजरी इन्फ्लेमेशन अकर्स, जब भी इंजरी होगी जैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है तो इन्फ्लेमेशन तो होगी। देयर बाय रेंडरिंग द इंजर्ड टिश्यूज़ लेस कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग स्ट्रेस कंपेयर टू देयर प्री मॉर्बिड लेवल। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। आइसिंग कर सकते हैं, रेस्ट उसको रिकमेंड करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ एग्रावेटिंग एक्टिविटी है, फिजिकल एंड मैनुअल थेरेपी इनटू द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लान।
थैंक यू सो मच। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है नर्व इंजरी इन स्पोर्ट्स का। रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।